अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरू। आज फिर से लॉ ऑफ टॉर्क के एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हुए। ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 7 है लॉ ऑफ टॉर्क के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ टॉर्क के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्क, इलिस्ट्रेशन और एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में द वर्ड डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट मीन्स सच स्टेटस ऑफ टॉर्ट फीजर इन विच अ टॉर्ट फीजर लीगली डिस्चार्ज और फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द एग्रीव्ड पर्सन। सिंपली डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट मीन्स के किसी भी पर्सन को रिलीज़ करना, टॉर्ट फीजर को रिलीज़ करना। टॉर्ट फीजर वो पर्सन जिसने टॉर्ट कमिट किया है, जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, जिसने रॉन्ग कमिट किया, उसको टॉर्ट फीजर करते हैं। तो उसको लीगली हम डिस्चार्ज करते हैं, उसकी लायबिलिटीज़ को उसको रिलीज़ करते हैं। उस लायबिलिटीज़ से जो वो कंपनसेशन दे रहा है एग्रीव्ड पर्सन को, उसको उससे रिलीज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके कुछ मोड से जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपली डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट वो होता है कि किसी भी पर्सन को रिलीज़ करना किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से। द डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट एग्जिस्ट व्हेन द लायबिलिटी इन टॉर्ट कम्स टू एंड। अगर डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, अगर कोई भी टॉर्ट कमिट होगा तो उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उस टॉर्ट की जो लायबिलिटी है वो एंड पर आ जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो रॉन्ग कमिट करता है वो उसको अपनी लायबिलिटी से रिलीज़ दिया जाता है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है। उसको कैसे किया जाता है, उसके कुछ मोड से। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। तो ये कुछ मोड्स हैं, इनके तहत हम जो है ना किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि डेथ ऑफ द पार्टीज, अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन, रिलीज, जजमेंट, लॉ ऑफ लिमिटेशन, वेवियर बाय इलेक्शन, अक्यूसेंट्स। तो ये कुछ हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है डेथ ऑफ पार्टीज। तो वन पार्टी वेदर इट मे बी प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट और डिफेंडेंट, कि एक पार्टी प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। If one party dies, then the liability under the tort comes to end by virtue of death of the party. प्लेंटिफ की डेथ हो जाए चाहे डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, दोनों में से किसी भी एक की डेथ हो जाएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टी की डेथ हो गई। तो इससे भी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो सकता है अगर पार्टी की डेथ हो जाए। एक्शन पर्सनलाइज मोरिटर कम पर्सोना, ये एक लीगल टर्म है। प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो, बट जो है ना ये एक लीगल टर्म है जिसकी माना है मीन्स डेथ डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ एक्शन। अगर ये भी जनरली वही बात कर रहा है कि जब डेथ हो जाए किसी भी पार्टी की तो उसका राइट ऑफ एक्शन जो है ना ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इलिस्ट्रेशन में देखते हैं, इफ़ अब्बास कमिट्स द एक्ट ऑफ टॉर्ट अगेंस्ट वकास, कि मिस्टर अब्बास एक्ट ऑफ टॉर्ट कमिट करता है, कोई भी एक्ट ऑफ टॉर्ट, सिविल रॉन्ग कोई भी कमिट करता है वकास के खिलाफ। तो इफ़ वकास फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अब्बास, तो वकास फाइल करता है मिस्टर अब्बास के अगेंस्ट कंप्लेंट। बट इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल अब्बास डाइड, तो ड्यूरिंग ट्रायल क्या होता है, अब्बास की डेथ हो जाती है, तो देन हिज राइट ऑफ एक्शन आल्सो डाइज विथ हिम, तो उसका राइट ऑफ एक्शन जो है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो क्या होगा, उसमें मिस्टर वकास जो है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो जाएगा, उसको उस रॉन्गफुल एक्ट से रिलीज़ किया जाएगा। ये था नंबर 1। फर्दर इसको डिटेल में बताया गया है। In the case of death of injured person, the legal heirs can claim damages from the defendant for property wrong. अगर किसी भी इंजर्ड पर्सन की
डेथ हो जाती है तो उसका उनके जो लीगल हेयर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं किस सूरत में, अगर कोई प्रॉपर्टियल रॉन्ग हुआ हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ हो, तो हम जो है उसके जो लीगल हेयर्स इंजर्ड पर्सन को जिसको इंजर किया गया है, जिसको इंजरी पहुंचाई गई है, उसका लीगल हेयर्स क्लेम कर सकते हैं। उस डैमेजेस के बारे में, उस डैमेजेस के हवाले से कंपनसेशन ले सकते हैं अगर प्रॉपर्टी रॉन्ग है तो। फॉर एग्जांपल टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या इन केस ऑफ नॉइसन हो, या ट्रेस पास किया हो, या किसी से फ्रॉड किया हो, तो इस सूरत में लीगल हेयर्स भी क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। बट इन दी पर्सनल टॉर्ट डिफेंडेंट कैन नॉट बी सूड। अगर कोई पर्सनल टॉर्ट है, पर्सनल सिविल रॉन्ग है, उसमें डिफेंडेंट केस फाइल नहीं कर सकता। सूड मीन्स के केस फाइल करना, वो केस फाइल नहीं कर सकता। इवन इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ रॉन्ग डूअर द लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज आर नॉट लायबल। अगर उस पार्टी की डेथ भी हो जाती है, रॉन्ग डूअर की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो भी लायबल नहीं है उसके पर्सनल टॉर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल असाल्ट हो गई, बैटरी हो गई, या डिफेमेशन हो गई, ये है पर्सनल रॉन्ग अगर होते हैं तो उसमें ना ही प्लांटिफ ना ही डिफेंडेंट, अगर दोनों में किसी की भी डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर्स केस फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन। सिंपली अकॉर्ड मीन्स के एग्रीमेंट और सेटिस्फिकेशन मीन्स के वैल्यूएबल कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेयर बाय अ पर्सन एग्रीज टू एक्सेप्ट सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ राइट ऑफ एक्शन दैट ही हैज़ अगेंस्ट द अदर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इधर, सिंपली मिस्टर ए टॉर्ट कमिट करता है मिस्टर बी के अगेंस्ट, तो मिस्टर ए कुछ वैल्यूएबल कंसीडरेशन दे देता है मिस्टर बी को ताकि वो केस फाइल न करे। उसका जो राइट ऑफ एक्शन है तो उसके लिए वो उसको कुछ वैल्यूएबल कंसीडरेशन दे देता है, तो ये होती है सेटिस्फिकेशन। द सेटिस्फिकेशन कंसीडरेशन में बी ट्रीटेड इन मनी और कंपनसेशन विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द इंजर्ड पर्सन और हिज लीगल हेयर्स। सेटिस्फिकेशन क्या है? कंसिडरेशन है जो ट्रीट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, के पैसों की सूरत में दी जाती है, जो इंजर्ड पर्सन एक्सेप्ट करे या उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उस मनी को या उस कंपनसेशन को एक्सेप्ट करें, वो कंसिडरेशन दी जाती है, डेट इज़ अ सेटिस्फिकेशन। उसके बाद इलिस्ट्रेशन, इफ़ ए डाइज ड्यू टू इंजरी काज्ड बाय बी का, ए का इंतकाल हो जाता है क्योंकि बी की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उसे इंजरी पहुँचती है, उसकी सज़ा उसको इंजरी पहुँचती है तो उसका इंतकाल हो जाता है। इफ़ एज फैमिली कम टू एन एग्रीमेंट दैट बी विल पे 50,000 एज अ कंपनसेशन टू देम, दैट्स द सिचुएशन ऑफ अ कार। कि मिस्टर ए का एक्सीडेंट होता है, मिस्टर बी की कार से उसकी डेथ हो जाती है, तो मिस्टर ए की जो फैमिली है वो मिस्टर बी से एग्रीमेंट करती है कि हमें 50,000 रुपये दो, तो वो 50,000 एज अ कंपनसेशन देता है मिस्टर बी मिस्टर ए की फैमिली को। तो ये इस सिचुएशन में ये क्या है? अकॉर्ड है कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुई। व्हेन दे रिसीव द एक्चुअल पेमेंट ऑफ 15,000 फ्रॉम बी, दैट इज द सिचुएशन ऑफ सेटिस्फिकेशन। जब एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो गई 15,000 मिस्टर ए की फैमिली को रिसीव हो गए बी की तरफ से, तो इस सिचुएशन में क्या है? सेटिस्फिकेशन, कि वो सेटिस्फाई हो गए, मुतमीन हो गए कि उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए। तो ये रिलेशन है अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन का। सो बाय सेटलिंग द इशू एंड एक्सेप्टिंग सम कंसिडरेशन एज फैमिली लॉस द राइट ऑफ एक्शन एंड द एक्ट ऑफ टॉर्ट डिस्चार्ज। तो इस सूरत में जो सेटलमेंट हुई, एग्रीमेंट हुई, सेटिस्फिकेशन हुई, उन्होंने कुछ कंसिडरेशन मिस्टर ए की फैमिली ने हासिल की, तो उसने अपना राइट ऑफ एक्शन ख़त्म हो गया, तो उस पर्सन को, एग्रीव्ड पर्सन को टॉर्ट से डिस्चार्ज कर दिया। तो ये था नंबर 2, अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन के तहत भी किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नंबर 3, रिलीज़।
रिलीज़ मीन्स के डिस्चार्ज करना, गिव अप करना, किसी को छोड़ फ्री कर देना, किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज करना, दैट इज़ अ रिलीज़। द राइट ऑफ एक्शन विच अ मैन हैज़ और मे हैव अगेंस्ट अनदर मैन, कि एक पर्सन जिसने टॉर्ट कमिट किया हो वो और जिसके खिलाफ किया गया वो दोनों के इंजर्ड पर्सन और एग्रीव पर्सन अगर इंटायरली वो गिव अप कर देते हैं, अपने राइट को डिस्चार्ज कर देते हैं रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, उसको रिलीज़ कर दें। जो रिलीज़ करता है वो वॉलेंटरली होनी चाहिए, तो उसमें ना थ्रेट होना चाहिए, ना कंपल्जन होनी चाहिए, ना फोर्स, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस, ना कोएजन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम होनी चाहिए, वॉलेंटरली होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर अब्बास और मिस्टर रियाज का कार एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों की गाड़ी को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचता है। गलती मिस्टर अब्बास की होती है, बट मिस्टर रियाज विलिंगफुली वॉलेंटरली मिस्टर अब्बास को रिलीज़ कर देता है, उसको छोड़ देता है, बोलता है कोई मसला नहीं है, खैर है। तो ये क्या है, उसने मिस्टर रियाज ने मिस्टर अब्बास को उसकी लाइबिलिटी से रिलीज़ कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो ये होती है रिलीज़। तो रिलीज़ की दो सिचुएशंस है। नंबर 1, ए इज़ द पर्सन अगेंस्ट whom B does any act of tort, and if A by his free consent want to release B from the liability, he can do so। तो सिचुएशन 1 में ये है कि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के अगेंस्ट एक्ट ऑफ टॉर्ट कमिट करता है, बट मिस्टर ए विलिंगफुली उसकी कंसर्न से मिस्टर बी को उसकी लाइबिलिटी से रिलीज़ कर देता है, तो ये भी हो सकता है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 है हमारे पास, ए इज़ द पर्सन अगेंस्ट होम बी एंड सी बोथ कमिट एन एक्ट of a tort, and A by his choice release B from the liability. This does not mean that C is also released from his liability। तो इस सिचुएशन में ये है कि मिस्टर बी एंड मिस्टर सी दोनों ए के अगेंस्ट एक्ट ऑफ टॉर्ट कमिट करते हैं, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी चॉइस से, अपनी कंसेंट के से उसकी लाइबिलिटी से आज़ाद कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो मिस्टर सी को भी उसकी लाइबिलिटी से रिलीज़ कर रहा है। तो ये होती हैं दो सिचुएशन। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलिस्ट्रेशन है हमारे पास कि इफ़ अ पर्सन इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर, कि एक पर्सन पुलिस इंस्पेक्टर है, कमेंट एन एक्ट ऑफ टॉर्ट अगेंस्ट एन अदर पर्सन, कि वो एक एक्ट ऑफ टॉर्ट कमिट करता है किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, तो बाय यूजिंग हिज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन यूज़ करके, ताकि वो पुलिस इंस्पेक्टर है वो अपनी पोजीशन को यूज़ करता है, एंड बाय थ्रेट टेक द कंसेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन है उसको थ्रेट कर उसकी कंसेंट हासिल करता है, एंड अपने आप को उस लाइबिलिटी से रिलीज़ दिलवाता है, अपने आप को डिस्चार्ज करवाता है थ्रेट करके, तो ये रिलीज़ जो है वैलिड रिलीज़ नहीं है। तो ये था एक इलिस्ट्रेशन रिलीज़ के ऊपर। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जजमेंट। जजमेंट सिंपली मीन्स कि कोई भी एक्ट ऑफ टॉर्ट हो, कोई भी मैटर हो जिसको कोर्ट डिसाइड करे, तो कोर्ट डिसाइड कर दे, उसके बाद जजमेंट आ जाए, उसकी जो भी कंपनसेशन है उसको मिल जाए, तो उसी फैसले आने के बाद उसी सेम काज ऑफ एक्शन, वही सेम पार्टी डिफेंडेंट और कंप्लेनेंट प्लेंटिफ हो, वही सेम ही केस को रीएजिटेट नहीं कर सकते, उसी सेम केस के ऊपर एग्रीव्ड पर्सन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं कह सकते कि आपने टॉर्ट कमिट किया था, मुझे फिर से कंपनसेशन दे, नहीं, एक मर्तबा जो जजमेंट आ गई सो आ गई, उसी सेम काज ऑफ एक्शन को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि नीचे एक प्रिंसिपल दिया गया है रीएजिटेटेड के अगेन, जो उसके ऊपर एक प्रिंसिपल दिया गया है, नेमो डेबिट बेस वेक्सरी प्रो इन एट एडम काजा। ये एक लैटिन मैक्सिमम है जिसकी मीनिंग है नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर द सेम काज ऑफ एक्शन, कि किसी भी बंदे को 2 मरतबा उसी सेम काज ऑफ एक्शन में
डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, 2 बार उस चीज़ की उस काज ऑफ एक्शन की भरपाई नहीं कर सकता, कंपनसेशन डैमेजेस नहीं दे सकता। तो उसके बाद है नंबर 5, लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन मीन्स के लॉ ने कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है, कुछ लिमिटेड बता दिए कि इतने अरसे तक आप अगर केस कोर्ट में ले आएँ तो वो आप क्लेम एक्शनेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जो अपना जो राइट होता है उसके लिए वो सोए होते हैं, वो काफ़ी अरसे के बाद जागते हैं कि हमारा भी ये राइट था, हमारे साथ ये गलत हुआ है। तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन लॉ ने फिक्स कर दी है। अगर आप उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में अपना क्लेम लेकर कोर्ट आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके साथ साथ आपका राइट भी ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू द प्रॉपर्टी हैज़ बीन कमिटेड बाय बी अगेंस्ट ए, के मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के अगेंस्ट ट्रेसपास करता है प्रॉपर्टी के, उसकी प्रॉपर्टी में उसकी इजाज़त के बगैर घुस जाता है, ट्रेसपास करता है। इफ़ ए फेल टू अप्लाई अगेंस्ट इट विद इन 3 years in the court of law, then he cannot apply as he lost his right to apply due to limitation। अगर वो 3 साल के अंदर अंदर मिस्टर ए केस फाइल करता है तो वेल एंड गुड। अगर 3 साल के अंदर अंदर मिस्टर ए मिस्टर बी के ख़िलाफ़ केस फाइल नहीं करता तो उसका लिमिटेशन पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है, उसका राइट ख़त्म हो जाता है 3 साल के बाद। तो ये था लॉ ऑफ लिमिटेशन। नंबर 6 पे है वेवियर बाय इलेक्शन। तो वेवियर सिंपली मीन्स गिव अप करना, हाथ उठाना। वेयर मैन हैज़ मोर देन वन रेमेडी फॉर टॉट एंड ही इलेक्ट परस्यू वन ऑफ देम, कि एक ही एक्ट ऑफ टॉट में अगर किसी पर्सन के पास 2 रेमेडी है, 2 रेमेडी अवेलेबल है, वो दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट करता है, एक को वेवियर करता है, एक को गिव अप करता है। तो दे एग्रीव्ड और wronged person give up his right of action against the wrongdoer, for example for some reason and do not proceed in the court। के वेवियर जो बाई इलेक्शन अगर 2 रेमेडीज़ अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट करता है, एक को वेवियर करता है, एक को गिव अप करता है, तो उसको वो जो राइट जो इसका वो राइट ऑफ एक्शन ख़त्म हो जाता है जिसके ऊपर वो वेवियर कर रहा है, जिसके जो रेमेडी वो गिव अप कर रहा है, और जो वो इलेक्ट कर रहा है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर प्रोसीडिंग करेगा। फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेशन है, इफ़ ए फाइल अ केस अगेंस्ट बी दैट बी हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट ए, कि मिस्टर ए मिस्टर बी के ख़िलाफ़ एक केस फाइल करता है क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया है। इफ़ ए हैज़ राइट टू गेट मोर देन वन रेमेडी ही हैज़ टू चूज़ एनी वन ऑफ देम, कि अब ए के पास एक से ज़्यादा रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है, तो वो किसी में से भी कोई एक इलेक्ट करता है। इफ़ ही हैज़ द रेमेडी इन बोथ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, नाउ ही हैज़ टू चूज़ वन बिटवीन देम, कि उसके पास कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें एक पर्सन के पास टॉर्ट में भी रेमेडी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हवाले से भी रेमेडी अवेलेबल है, तो वो इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी अवेल करेगा, एक को गिव अप करेगा, फिर जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वेवियर डॉक्ट्रिन जो इसके ऊपर 2 प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, द पर्सन हैज़ टू चूज़ एनी वन रेमेडी, के दोनों में से कोई भी एक रेमेडी चूज़ करे। नंबर 2, if the person fail to get the remedy he chooses, the court of law does not allow him to go back to an alternative remedy, कि वो दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट करे, वो इलेक्ट चूज़ करने के बाद वो जाता है कोर्ट में जाता है, तो उसको वहाँ पता चलता है कि इसके इस हवाले से हमारे पास कोई भी रेमेडी नहीं है, का कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, आप जो है ना रेमेडी जो है जो केस जो है वो आपने गलत फाइल किया। तो दोनों साइड से क्या हुआ, उसने पहले ही एक को गिव अप कर दिया, दूसरी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग के लिए वैलिड नहीं थी, तो इस हवाले से भी जो है रिलीज़ किया जा सकता है लॉ ऐसी। तो वेवियर बाय इलेक्शन के तहत भी हम डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट कर सकते हैं। नंबर 7 पे एक्यूसेंस।
अक्यूसेंस मीन्स के अनएक्टिविटी ऑफ पर्सन, के अनएक्टिविटी पर्सन की शो कर। जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीड ना करे उसकी कुछ अनकैपेसिटी की वजह से। फॉर एग्जांपल कि ही हैज़ नो मनी टू पे कोर्ट स्टैम्प फीस और एन एडवोकेट, और ही डू नॉट हैव टाइम टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड फाइल द सूट फॉर कंपनसेशन, कि उसके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो कोर्ट की स्टैम्प फीस भर सके या अपने केस के लिए कोई वकील कर सके, या उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर सूट फाइल करे कंपनसेशन के लिए। उसकी ये है उसकी अनएक्टिविटी, उसकी अनकेपेबिलिटी, इसके लिए भी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ इंटाइटल टू इन्फोर्स हिज राइट अगेंस्ट बी, कि एक इंटाइटल है कि वो बी के अगेंस्ट कुछ राइट इन्फोर्स कर सकता है क्योंकि मिस्टर बी ने टॉर्ट कमिट किया है। इफ़ ए निगलेक्ट टू इन्फोर्स हिज राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मिस्टर ए वो निगलेक्ट कर देता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है, काफ़ी अरसे तक वो अपना राइट इन्फोर्स नहीं करता, तो इट ऑटोमेटिकली वेब्ड बी फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। तो ये ऑटोमेटिकली मिस्टर बी जो है अपनी लाइबिलिटी से गिव अप कर जाता है, वो ऑटोमेटिकली मिस्टर बी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो जाता है, वो टॉर्ट से रिलीज़ हो जाती है उसकी ऑटोमेटिकली, अगर वो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर नहीं जाता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।